नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका एवं गद्यकार सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी आप अपने आप में अनुपम और अद्भुत हैं। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। औसत दर्जे का शहर हनुमानगंज विकास और फैशन के आ जाने से अब वैसा औसत नहीं लगता जैसा लगता था। तमाम छोटे बड़े नगरों की तरह यहाँ भी एक राष्ट्रव्यापी कंपनी ने बहुमंजिला इमारतों वाली सर्व सुविधा युक्त सोसाइटी बना दी है। नीलांबर सिटी। बिजली पानी के निर्बाध वितरण वाले सुंदर फ्लैट, पार्क, हरियाली, सुरक्षा गार्ड। सोसाइटी के निर्माण काल में हनुमानगंज के लोग कहते थे, शहर से 8 किलोमीटर दूर निवेश करना बेवकूफ़ी है। जिसने फ्लैट खरीदने की बेवकूफ़ी कर ली आज बुद्धिमान कह रहे हैं। सिंपल के पति निर्माण ने जब नीलांबर सिटी की बिल्डिंग नंबर 1 के तीसरे तल्ले का फ्लैट नंबर 12 किश्तों में ख़रीदा था, कुल कीमत 7.5 लाख थी, जो आज 30 लाख के आसपास आंकी जाती है। फ्लैट कल्चर में एक दूसरे को जानने पहचानने, पहुंच बनाने, दखल देने का दस्तूर नहीं है, लेकिन बिना मर्द वाले घर को लेकर संदेह बनना लाजिमी है। निर्माण के साथ फ्लैट में रह चुकी सिंपल को लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। फिर सड़क दुर्घटना में निर्माण को खोकर फ्लैट को अशुभ करार दे फ्लैट बंद कर सिंपल मायके चली गई थी। अशुभ होने के समाचार ने ऐसा जोर पकड़ा कि फ्लैट को किराएदार नसीब न हुए। एक दिन लोगों ने देखा फ्लैट में रोशनी है। सोसाइटी वाले तब से शोध में दत्त हैं। सिंपल दिनों बाद जिन 2 अधेड़ बल्कि बूढ़ी स्त्रियों के साथ वापस आई है, वे 2 कौन हैं? वैसे लोग इन्हें प्रामाणिक तौर पर बूढ़ी नहीं कह पाते हैं। इतनी चुस्त दुरुस्त हैं कि इनकी त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता। 3 आयु, 3 तरह के व्यवहार, 3 तरह के अनुभवों, 3 तरह के तौर तरीकों से गुजरी 3 स्त्रियां। सेवानिवृत्त स्कूल व्याख्याता नूतन, घर बार का चक्करलस छोड़कर आई ललिता, फ्लैट की मालकिन सिंपल। अपने में एकाग्र, बाकी लोगों से जुदा जुदा, तीनों इस तरह रहती हैं कि सोसाइटी वाले कभी मुखर होकर, कभी फुसफुसा कर एक दूसरे से पूछते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है? लोगों की प्रश्नाकुलता का अंदाज लगा नूतन ललिता और सिंपल से कहती है, हिस्ट्री में बताने लायक कुछ हो तब न बताएं। मैं कन्या कुंवारी, सिंपल विडो। ललिता, तुम्हारा ज़रूर वाजिब डेजिग्नेशन नहीं बन पा रहा है, पर त्यक्ता हो क्या हो? नूतन, मैंने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है, परित्यक्त वे हैं जिन्हें तुम बड़े अदब से स्वदेश जी कह सकती थी। मैं बेवकूफ़ थी ललिता, इस आदमी को इतना अदब नहीं देना था। सिंपल ने टीप दी, नूतन दीदी छोड़ो कल की बातें, खुश रहिए और मेरी तरह स्वास्थ्य लाभ कीजिए। ललिता ने सिंपल की मद बहुल देह को देखा। इसे बनाने खाने, बल्कि बनाने से अधिक खाने का ऐसा शौक रहा है कि देह में जोड़ लिया गया मेद आपदा विपदा के बाद भी छटाक भर कम नहीं हुआ। ठीक कहती हो सिंपल, अब जाकर लगता है मेरा एक वजूद है। मैं पूरा शरीर हूँ जिसमें अपेंडिक्स के अलावा कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। स्वदेश ने तो मुझे सिर्फ बिस्तर। पुरुष ऐसे क्यों होते हैं? इन्हें स्त्री का न वजूद दिखाई देता है, न दिमाग, न पूरा शरीर। शरीर के कुछ हिस्से दिखाई देते हैं बस। नूतन ने ललिता के कथन को दुरुस्त किया। शरीर के वे हिस्से भी दिखाई देते हैं ललिता जो अविकसित या विकृत होते हैं। मेरे दाहिने पैर के कारण कोई मुझसे शादी करने को राजी ना हुआ, तब मुझे अफसोस होता था या नहीं होता था। अब ये पैर वरदान लगता है। अच्छा हुआ इसके कारण शादी के लफड़े से बच गई। आज की तारीख में मैं खुद को तुम दोनों से कम मजबूर पाती हूँ। ललिता, तुम डरी रहती हो स्वदेश आकर हंगामा करें तो हिस्ट्री बचाते न बचेगी, और सिंपल, तुम्हें बेचैनी सताती है। फ्लैट प्रमाण या तुम्हारा भाई हड़प लेगा। पुराना वक्त होता तो टप टप आंसू ढारने में उस्ताद रही सिंपल तत्काल प्रभाव से आंखें भर लेती कि नूतन दीदी मुझ पर इस तरह तक तक कर तीर चलाओगी तो मुझे फूटी आंख न सुहाओगी। पर इस फ्लैट में डेरा जमाते हुए तीनों में अघोषित अनुबंध हो गया है। हम लोग खुद से बहुत लड़े, वक्त से बहुत खफा हुए, अब बिना लड़े बिना खफा हुए जीवन को जीवन की तरह जिएंगे और रक्तचाप नहीं बढ़ाएंगे।
अनुबंध पर अमल कर सिंपल सहयोगी स्वर में बोली, हाँ नूतन दीदी, आप हम दोनों से बेहतर हैं, अच्छी खासी पेंशन कमा रही हैं। आपकी पेंशन उड़ाने के लिए ही मैं और ललिता दीदी आपके साथ नत्थी हुए हैं। नूतन ने आशीर्वाद की मुद्रा में दाहिनी हथेली फैलाई। तुम दोनों इसी तरह मुझे व्हील चेयर पर बैठाकर निस दिन पार्क ले जाया करो, गुजर बसर होती रहेगी। ललिता बोली, व्हील चेयर लाने के लिए मेरे बेटे मनोजय को दाद दो नूतन, ये ना होती तो हम दो कनीज तुम्हें उठाकर पार्क ले जाते हुए न सोते। सोसाइटी वाले हिस्ट्री बना लेते, चलते नहीं बनता है लेकिन पार्क आने का बड़ा शौक है। गुनाहों के लिए ज़माने को माफ़ कर चुकी नूतन के चेहरे पर अब आहत होने जैसे भाव नहीं आते, लेकिन मनोजय की चर्चा सुन चेहरे में जान आ जाती है। मनोजय नेक लड़का है, मोबाइल पर कॉल कर खैर खबर लेता रहता है। सिंपल बोली, माह 2 माह में जब भी मिलने आता है घर गुलजार हो जाता है। दिद्दा के नाती के व्रत बंध में जाएगा ही, हो सकता है लौटते समय हम लोगों से मिलने आए। अच्छा याद दिलाया सिंपल। ललिता, मनोजय से कह देना हम लोगों की ओर से 2100 रुपये दिद्दा के नाती को दे देगा, जब यहाँ आएगा उसके पैसे लौटा देंगे। ललिता ने निषेध किया, हमें किसी से व्यवहार नहीं रखना है नूतन, 2100 रुपये का कबाड़ा ना करो। व्यवहार नहीं रखना है इसीलिए तो हम आयोजन में नहीं जा रहे हैं। दिद्दा ने निमंत्रण पत्र भेज औपचारिकता की है, हमें भी करना चाहिए। सोसाइटी वालों को जिज्ञासा है, ये तीनों किसी से व्यवहार क्यों नहीं बनाना चाहती। ज़रूरत मुताबिक फ्लैट से निकलती हैं, बाकी समय कपाट बंद किए पता नहीं किस बिल में घुसी रहती हैं। तीनों में सिंपल अधिक सक्रिय है। एक्टिवा में आरूढ़ हो बैंक बाजार आदि का काम कराती है। सब्जी वाले की टेर पर सब्जी खरीदने नीचे उतरती है। ठेला घेर कर खड़ी स्त्रियों ने जब भी पूछा वे दो कौन हैं, इसने कूट जवाब दिया, दीदी हैं, बहनें हैं, ननदें हैं, बड़ी उम्र वाली मित्र हैं या परिचित हैं। जैसा सम्यक अर्थ पूछने का स्त्रियां उपक्रम करें तब तक सिंपल तेजी से सीढ़ियां चढ़ गायब हो जाती है। स्त्रियां फिक्रज़दा पहले काफ़ी बोलती थी, निर्वाण के न रहने से लगता है बेचारी की वाणी क्षीण हो गई है। सोसाइटी वाले सम्यक अर्थ जानने के लिए कड़े प्रयास करते हैं। किराने की दुकान वाला ये जो लड़का बड़ा कार्टन कंधे पर लादे प्रति माह फ्लैट नंबर 12 में दस्तक देता है, से जब भी पूछा हाथ की 5 उंगलियां फैलाकर कह देता है, मैडम फ़ोन पर लिस्ट लिखा देती हैं, मैं सामान देता हूँ, पैसा लेता हूँ, बाकी दरवाजे के भीतर नहीं जाता। क्या क्या मंगाती हैं? सूखा मेवा, शक्कर, गुड़, दालें, चना, मुरमुरा, तेल, लंबी लिस्ट रहती है। हर महीने इतनी सामग्री चट कर जाती हैं, तभी तीनों की सेहत मुकम्मल है। दूधिया भी सम्यक जानकारी नहीं दे पाता। डेली 1.5 किलो दूध लेती हैं जी। नहीं, घर में मर्द तो कोई नहीं दिखता। 1.5 किलो दूध की दैनिक खपत, तभी सेहत मुकम्मल है। आवाज़ और कूड़े वाले सम्यक जानकारी पूछने के लिए उपयुक्त पात्र नहीं है। अखबार वाला दरवाजे की दरार से अखबार भीतर सरका देता है। कूड़े वाला बाहर रखी टोकरी से कूड़ा समेट ले जाता है। सूत्र जानने के लिए काम वाली बाइयाँ उपयुक्त होती हैं, पर शोभा को अपने नाम के साथ जी लगवाना खास पसंद है। फ्लैट मालिकने जी लगाती हैं तो शोभा जी बंक कम मारा करें को नूतन ने प्राथमिकता न दी। ललिता ने शोभा जी की सेवा लेने का ध्येय बनाया तो नूतन ने डरा दिया, फिर हिस्ट्री ना बचा पाओगी ललिता। शोभा जी हमारी दिनचर्या को विविध भारती की पंचरंगी कार्यक्रम की तरह नगरी नगरी द्वारे द्वारे प्रसारित कर देंगी। सोसाइटी वाले शोध करेंगे हम 3 कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। हमें कहीं जाना नहीं है जब तक सिंपल ना भगा दे। सिंपल अब बात का बतंगड़ इस तरह नहीं बनाती कि घर फोड़ी वो नहीं सामने वाला समझा जाए। विविध भारती ये कौन सा कार्यक्रम है? ललिता ने व्याख्या दी। नूतन विविध भारती के गाने बहुत सुनती थी, आज भी इसकी आदत गई नहीं है। शान से बैठकर टीवी पर पुरानी फिल्में या पुराने गाने देखती है। नूतन को विशाल साइज 3D प्लाज्मा टीवी से खास लगाव है। दीवान पर आराम फरमाते हुए टीवी देखती और अखबार बाँचती है। सिंपल ने नूतन का घेराव किया। ठीक बात दीदी, मैं खाना बनाने में, आप कपड़ा खींचने में, पखारने में दुबला रही हैं। शान तो नूतन दीदी की है। नूतन ने शान गालिब करते हुए दोनों को विलोका।
तभी कहती हूँ ये पैर मेरे लिए वरदान है, काम से बची रहती हूँ और तुम लोग मुझे कामचोर नहीं कह पाती हो। ललिता नूतन की मुद्रा देख हंसी। हमारे भाग्य में मेहनत करना ही बधा है नूतन, तुम्हारी खिदमत करते हैं, व्हील चेयर पर पार्क ले जाने में अलग दम फूलता है। ललिता और सिंपल नित्य शाम को व्हील चेयर पर बैठाकर नूतन को लिफ्ट से नीचे ले आती हैं। पार्क की दूर वाली बेंच पर नूतन बैठती है। व्हील चेयर जैसी दारुण दशा के मद्देनज़र सोसाइटी वाले एक तरह से बेंच नूतन के लिए खाली रखते हैं। सिंपल और ललिता तेज गति से पार्क के फेरे लगाते हुए जब बेंच के पास से गुजरती हैं, नूतन छेड़खानी करती है। तुम दोनों पसीना बहा रही हो, मैं मौसम को महसूस कर रही हूँ। ललिता तेज सांस लेती है। कैलोरी बर्न कर रहे हैं ताकि खीर अधिक खा सकें, तुमको सिर्फ 1 स्पून मिलेगी। वॉक के बहाने बेंच के आसपास डोलती महिलाएं निराश होती हैं। ये तीनों ऐसी बातें क्यों नहीं करती जिससे कुछ जानकारी हस्तगत हो। व्यक्तियों से कुछ उगलवाना संभव नहीं हो रहा है। घर के भीतर थोड़ा झांकने को मिले तो साजो सामान से रहन सहन का कुछ पता तो चले। लिबास से जरूर तीनों शौकीन जान पड़ती हैं। नूतन अब ढीले गाउन पहनती है। जब एक्टिवा में सवार होकर पाठशाला जाती थी, शिक्षिकाएं कहती थीं, नूतन तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। नूतन गदगद हो जाती। कपड़ों को लेकर मैं बहुत क्रेजी हूँ, अपने कपड़े मुझे जागीर लगते हैं। नूतन की जागीर को सिंपल ने हथिया लिया है। मन मुताबिक साड़ी और सलवार सूट पहनती है। ललिता सदा साड़ी पहनती है। घर छोड़ते हुए साड़ियों के लिए गमज़दा थी। मनोजय किश्तों में साड़ियाँ पहुँचा गया, तब ललिता के प्राण पहुरे। नूतन ने मनोजय के सम्मुख ही कह दिया था, नूतन तुम रोज़ कहती थी अपाला अर्थात मनोजय की पत्नी ने मेरी दोनों अलमारियों का लॉक तोड़ लिया होगा और मेरी साड़ियाँ पहनकर मटकती होगी। ललिता ने मनोजय को स्नेह से देखा। अपनी पसंद की साड़ियाँ पहनकर मुझे तसल्ली मिलती है मनोजय। मैंने इतना ही तो चाहा था कि छोटी छोटी हसरतें पूरी होती रहें। बड़ी हसरतें कभी कभी पूरी होती हैं, लेकिन छोटी हसरतों को रोज़ पूरा किया जा सकता है। इसीलिए मुझे बड़ी हसरतों से छोटी हसरतें अधिक अच्छी लगती हैं। सपने, हसरतें, सोचना विचारना, जिंदगी। आम किस्म की लड़कियों की तरह कभी तीनों समान रूप से एक जैसे सपने देखती थीं। छोटी छोटी हसरतें लगती थीं। खुद को निर्दोष मानते हुए अपने पक्ष में सोचना विचारना चाहती थीं। जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना चाहती थीं। कुछ सपने अपनों ने तोड़े, कुछ इन्होंने खुद तोड़ लिए। कुछ हसरतें अपनों ने पूरी नहीं होने दी, कुछ इन्होंने छोड़ दी कि हसरतें रखने की अब उम्र नहीं रही। अपने पक्ष में सोचने विचारने की तब आज़ादी ना मिली, अब सोचने विचारने की जहमत नहीं लेती कि तब ना हुआ, अब पक्ष में कुछ हो जाएगा तो भी फ़र्क नहीं आएगा। कभी अपनों ने जीने ना दिया, कभी खुद खुलकर जीने का साहस ना कर पाएँ। अब सपने नहीं देखती, इसलिए नयन शीतल रहते हैं। हसरतें नहीं रखती, इसलिए दिल, जिगर, दिमाग, आमाशय ठीक रहता है। दिल में दखल नहीं, जिगर में जलन नहीं, दिमाग में दबाव नहीं, आमाशय में अम्लता नहीं, सोचती विचारती नहीं, इसलिए वजूद, जमीर, औकात जैसे दबाव से दूर रहती हैं। राग द्वेष से मुक्त रहकर जी रही हैं, इसलिए स्वतंत्र चेता होने का गौरव अर्जित कर लिया है। 2 साल की उम्र में जैसे ही मोती झीरा अर्थात टाइफाइड की चपेट में आई, दाहिना पैर पोलियोग्रस्त हो गया। अब घुटने की हड्डी इतनी घिस गई है कि घुटना लैट बाथ जाने लायक बना रहे, इसलिए व्हील चेयर पर आवागमन करती है। चिकित्सकों की सलाह पर नी रिप्लेसमेंट करा लेती तो शायद पहले की तरह आज भी ज़रूरत भर को चल रेंग पाती। कुछ ये सहमी रही कि बड़ी भाभी दीप्ति, छोटी सिंपल उसे 2 जून खाना देने में उदासी दिखाती हैं, तो नैतिक होकर बिस्तर में उसकी सेवा सप्ताह भर भी नहीं करेंगी। कुछ बड़ा भाई प्रमाण, छोटा भाई निर्वाण मखौल उड़ाता रहा। नी रिप्लेसमेंट के बाद धाविका नहीं बन जाएगी। अभी तो किसी तरह एक्टिवा पर सवार हो पाठशाला चली जाती है। यदि ऑपरेशन विफल हुआ, चलने योग्य न रही, तो बिस्तर पर दाना पानी पहुंचाते हुए दीप्ति और सिंपल को बदहजमी होगी। जायदाद के नाम पर बाबूजी की छोटी नौकरी और हनुमानगंज का अनगढ़ कच्चा पुश्तैनी मकान। बाबूजी यूँ तो बेटे बेटी में फ़र्क नहीं रखते थे, पर बेटियों को बेटों की तरह शिक्षा दीक्षा का पूरा अवसर दिया। उनके लेखे सुंदर स्वस्थ बेटियां यदि उच्च शिक्षित भी हो जाएं, मुनासिब दहेज के बिना भी मुनासिब वर्ष से हस्तमिलाप होना संभव हो सकता है। नूतन का हस्तमिलाप जो न हो पाएगा, छोटी मोटी शिक्षिका बन अपनी नैया पार लगा लेगी।
पढ़ाया यूं भी कि तब शिक्षा में खास व्यय न करना पड़ता था। सरकारी स्कूल कॉलेज में सस्ते में अध्ययन हो जाता था। बस भेजा अच्छा होना चाहिए, जो चारों बेटियों का दोनों बेटों में शर्तिया तौर पर अच्छा था। बड़ी बेटी दिद्दा, भाई बहन इसे दिद्दा कहते थे। फिर नूतन से 3 वर्ष छोटी ललिता, फिर सबसे छोटी बेटी जिसे छोटी ही कहा जाता है, अपनी नियति के अनुसार ब्याह कर चली गई। हस्त मिलाप की जद से दूर कर दी गई। नूतन सरकारी स्कूल में यूटीडी से व्याख्याता होते हुए सेवानिवृत्त हुई। छोटी से छोटे प्रमाण, प्रमाण से छोटे निर्वाण ने बिसरा दिया, लेकिन नूतन को याद है जब दोनों कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसने दोनों की कितनी बार फीस भरी और कॉपी किताबें खरीदी। दोनों धुरंधर जानते थे उनका भेजा ऐसा प्रभावी नहीं है कि नौकरी के लिए पर्याप्त प्रयास कर सकेंगे। कानून की पढ़ाई इसलिए की थी कि नौकरी न मिली तो वकालत में नाम दाम कमाएंगे। ना नाम मिल रहा था ना दाम। दोनों की नज़र नूतन के वेतन पर। उन दिनों वेतन अल्प था, अब बढ़ते हुए अप्रत्याशित रूप से ऐसा खूबसूरत हो गया है कि नूतन 25,000 से अधिक पेंशन पा रही है। एक वक्त आता है जब घर तेज बदलाव से गुजरता है। बहनें एक एक कर पराई हो गईं। पहले दीप्ति और फिर सिंपल ने आकर घर को पराया कर दिया। इतना पराया कि नूतन को स्कूल में बिताए 6-8 घंटे और अपने कमरे के अलावा कुछ भी अपना न लगता। इधर उसका घुटना निकम्मा हो रहा था, उधर भाई भाभी बेरुखी दिखा रहे थे। भाई उसके अच्छे परिधान को अपव्यय कहते, भाभियाँ मुँह बर्रातीं। शादी हुई नहीं, नूतन दीदी पता नहीं किसके लिए इतना सजती हैं, जैसे वे दोनों अपने लिए नहीं पति के लिए सजती थीं। स्कूल से लौटने में कभी विलम्ब होना तफरीह करना माना जाता। शिक्षिकाओं के साथ मूवी या किसी सामाजिक आयोजन में जाना आवारागर्दी होती। प्रमाण की बेटियां सौम्यता और नम्रता जब छोटी थीं, कभी कभी नूतन के साथ बाजार जाती थीं। युवा हुई, अपंग बुआ के साथ धीमी चाल चलने में उन्हें लज्जा आने लगी। माता पिता के निर्देश मान नूतन से उतना ही प्रयोजन रखती जो जरूरी होता। भतीजियों ने बिसरा दिया है, लेकिन नूतन को याद है घुटना जब ज़रूरत भर को चलने फिरने लायक था, दोनों की फरमाइश पर उनके लिए ड्रेस खरीदने उन्हें लेकर बाजार जाती थी। बेसन का हलवा ऐसा स्वादिष्ट बनाती थी कि घर के लोग स्वाद भूले न होंगे। घुटना अधिक चलने और देर तक खड़े रहने के योग्य न रह गया। रसोई उनके लिए एक तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र हो गई। खुशबू से आभास मिलता कि रसोई में कुछ स्पेशल पक रहा है। अपनी थाली में खुशबू वाला व्यंजन न देख पूछती, कुछ बना था ना? दीप्ति का जवाब, सौम्यता और नम्रता को बहुत पसंद है तो उन्होंने अधिक खा लिया, नहीं बचा। सिंपल का जवाब, निर्वाण के मित्र आ गए थे, देना पड़ा, नहीं बचा। फरेब देख बुढ़ौती संपन्न कर रही अम्मा का दिल भर आता। बाबूजी रहे नहीं, वे कै दिन के मेहमान। नूतन को उनके बाद भी आसरा मिलता रहे, इसलिए प्रमाण और निर्वाण का घालमेल सह जाती हैं। 2 जून का खाना मिलता रहे, इसलिए बहुओं की गुलाम बनकर रहती हैं। लड़के अम्मा को साजिश नहीं बताते, पर अम्मा जानती थीं निर्वाण ने किश्तों में घर बुक किया है। प्रमाण अपने आक्रामक स्वभाव के कारण वैसे भी बगावत पर उतरा रहता है। कायदे का ना मोहल्ला है ना माहौल। यहाँ रहते हुए हम लोग कितने पिछड़े दिखाई देते हैं। अजीब घर है, कमरे कम हैं, आंगन इतना बड़ा जैसे खेल का मैदान। लीपने लगो तो सुबह से शाम हो जाए। अम्मा यथार्थ ना कह पाती। इस अजीब घर में रहकर ही तुमने और निर्वाण ने थोड़ा बहुत पैसा जोड़ लिया है। अलग रहते तो वकालत से नून तेल के लायक जो कमाते हो, मकान का किराया, बिजली पानी का बिल भरने में चला जाता। पूतों के बागी तेवर देख अम्मा की चिंता बढ़ गई। नूतन को समझाने लगी, नूतन हम आज हैं कल नहीं रहेंगे। निर्वाण ने घर ले लिया है, प्रमाण भी कोशिश में है। भाइयों के भरोसे ही न रहना। बहनों से मोबाइल पर बात करती रहा करो। कमाती हो, जिसे अपना खाना खर्चा दोगी वही तुम्हें रख लेंगी। सैलरी मिलते ही घर खर्च के लिए 5,000 यहाँ भी देती हूँ। अम्मा देख ही रही हो, 2 रोटी देते इन कर्कशाओं के प्राण जाते हैं। बहनें नरम दिल हैं। अम्मा की चिंता ने नूतन को चिंतित कर दिया। अम्मा ठीक कहती हैं, बहनों से संपर्क बनाए रखना चाहिए। बहनें सामाजिकता समझती हैं। अम्मा आज हैं कल सचमुच नहीं रहेंगी। अम्मा के सामने वो उपेक्षित की जाती है, फिर तो अपमानित की जाएगी। अम्मा कमरे में थाली पहुंचा देती हैं, उसके तमाम काम कर देती हैं कि चलने फिरने से घुटने पर जोर पड़ता है। अम्मा न रहेंगी तो कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी। अलग अलग शहरों में रह रही बहनों से नूतन मोबाइल पर अक्सर बात करने लगी।
बहनों ने लगभग एक जैसे शब्दों में आश्वस्त किया। रिटायरमेंट में वक्त है ना, अभी से परेशान क्यों हुई जाती हो, हम हैं तुम्हारे साथ, खुद को अकेला मत समझो। भरोसा और आश्वासन जैसे शब्दों से वो निश्चिंतता पा रही थी कि एक रात अम्मा पंचतत्व में विलीन हो गईं। सिंपल को लेकर साल भर पहले निर्वाण नीलांबर सिटी में कूच कर चुका था। घर में अम्मा की हैसियत नहीं रह गई थी, फिर भी एक लिहाज था। अब दीप्ति ने घुमा फिरा कर कह दिया, नूतन दीदी के सारे काम अम्मा करती थीं, मैं हाई बीपी की मरीज, मुझसे ना होगा। प्रमाण ने घुमा फिरा कर नहीं, सीधे कहा, अम्मा लीप पोत कर आंगन को चमकाए रखती थीं, अब वीरान लगता है। सच कहूँ तो मुझे इतने बड़े घर में रहना बेवकूफ़ी लगती है। छोटे फ्लैट ठीक हैं, न साफ सफाई की अधिक झंझट, न मोहल्ले का प्रपंच। नूतन ने अभिप्राय ग्रहण किया। प्रमाण निर्वाण का रुख अख्तियार कर मकान खरीद चुका है। निर्वाण ने छूछे नहीं कहा, दीदी कभी आया करो। प्रमाण ने भी न पूछा तो बड़ी तौहीन होगी। प्रमाण, मेरे रिटायरमेंट को 2-3 साल ही बचे हैं, तब तक यहीं रहो, स्कूल नज़दीक है, एक्टिवा से चली जाती हूँ, उतनी दूर से दिक्कत होगी। प्रमाण प्रणबद्ध, दिक्कत दूरी की नहीं, सीढ़ियों की है। घर दूसरी मंजिल में है, तुम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती हो। निस्सहाय नूतन, भाइयों ने सीढ़ियों वाले घर शायद लिए ही इसलिए हैं कि नूतन का टंटा नहीं रखना है। निर्वाण और सिंपल पहले ही भाग निकले, प्रमाण भागना चाहता है। घर बेचने का विज्ञापन अखबारों में दे रखा है। घर कभी भी बिक सकता है, मकान में उसका भी हिस्सा है, लेकिन न स्वेच्छा से रह सकती है, न विक्रय को रोक सकती है। यहाँ अकेले रहकर इतने बड़े घर की सार संभाल नहीं कर पाएगी। पैर में इतनी क्षमता अब नहीं रही जो अपने लिए 2 टिक्कड़ सेक ले। प्रबंध करना पड़ेगा। स्कूल के समीप वाले निजी कन्या छात्रावास में उसे शिफ्ट होते देख प्रमाण और दीप्ति को लगा उन्होंने बाजी मार ली है, पिंड छूटा। रही पैसे की बात, तो इसका पैसा देर सवेर कब्जे में आना ही है। निर्वाण निसंतान, पैसा उसके किस उपयोग का। नूतन का परिवार है नहीं जो पैसे पर दावेदारी दिखाए। शादी के बाद बनने वाला परिवार बना नहीं। प्रमाण नूतन को अपने परिवार का मानता नहीं। परिवार विहीन नूतन अपना पैसा मूड़ में बांध कर नहीं ले जाएगी। पैसा सौम्यता नम्रता का जीवन सुधारेगा। समीप आती सेवानिवृत्ति, चित्त विचलित। नूतन सहोदराओं से आश्वासन चाहती थी। दिद्दा ने परोक्ष अपरोक्ष समझा दिया, उसके दर पर बसर न हो सकेगी। नूतन, मैं तुम्हें रख लूँ, पर तुम्हारे जीजा जी तैयार ना होंगे। नहीं नहीं, खर्च देने वाली बात नहीं। जानती हूँ तुम स्वाभिमानी हो, मुफ्त में खाना रहना मंजूर नहीं करोगी। बात यह है, मैं तुम्हारे जीजा जी की छोटी विधवा बहन को रखने को तैयार ना हुई थी। उसने ससुराल में आत्महत्या कर ली थी। अब किस मुँह से इन्हें तुम्हारे लिए राजी करूँ। दिद्दा, मैं तुम्हारी दुविधा समझ रही हूँ, मलाल न रखना। संयुक्त परिवार में रह रही छोटी से बात करना नूतन को अनुकूल ना लगा। छोटी सदैव दुख से भरी रहती है। इतने बड़े कुटुंब और रोज़ पधारने वाले नातेदारों को बना खिलाकर मेरी रीढ़ कमज़ोर हो गई है। निस्सहाय नूतन। तभी नूतन से 3 साल छोटी ललिता खुलकर सामने आई। नूतन, तुमने दिद्दा से इतनी अरज विनती की, पहले मुझसे बात करती ना। मेरे साथ रहोगी, दोनों बहनें मिल बैठकर बुढ़ापा बिताएंगे। सेवा बहुत कराऊंगी। होम्योपैथी की किलो भर गोलियां निगली, लीटरों सिरप गटका, गैलन भर तेल घुटने में चुपड़ा, फिर भी घुटना बाकी बनता जा रहा है। मैं हूं ना। अब सुनिए ललिता की हिस्ट्री। ललिता नूतन के हम उम्र अपने पति स्वदेश की आशिक मिजाजी से आजे जा चुकी है। मौका पाते ही महिलाओं के आगे पीछे भंवरे की तरह डोलने लगते हैं। हनुमानगंज में पूरी छूट लेते हुए छोटी, दीप्ति, सिंपल के साथ ऐसी बैठक जमाते थे कि ललिता का चेहरा सूख जाता था। दीप्ति परिहास करती, लगता है जीजा जी ललिता दीदी आपको कब्जे में रखती हैं। ह्यूमर बिखेरने से पहले आप दीदी से इजाज़त ले लिया करें। स्वदेश का अट्टहास, बिना इजाज़त के पलक नहीं झपकाता हूँ, जोरू का गुलाम हूँ। स्वदेश की षष्ठी पूर्ति हो गई पर आशिक मिजाजी नहीं गई। नूतन रोज़ मुफ्त का मनोरंजन देखेगी कि किस तरह स्वदेश कभी मेड कभी 3 साल पूर्व आई अपाला के पीछे विभोर हुए रहते हैं। स्वदेश नूतन को लेकर भी विभोर हो गए। स्वयं कार चलाकर ललिता के साथ नूतन को लेने पहुँचे। नूतन को इस सत्कार की उम्मीद न थी। सोच लीजिए स्वदेश जी, मैं जिंदगी भर का बोझ हूँ। मेरे भाग्य का सितारा बुलंद है नूतन जी। इतने साल घरवाली के साथ रहा, अब 1.5 सास अर्थात बड़ी साली के साथ संगत जमाऊंगा।
ललिता को अनुमान नहीं था नूतन को सहारा देने के लिए आई है, लेकिन खुद उसका सहारा लेगी। जबकि नूतन ने कुल जमा 6 महीनों में अनुमान लगा लिया कि ललिता इतनी चुप और चेहरे से परेशान क्यों लगती है। पहले सोचती थी स्वदेश जैसे प्रसन्न चित्त पति के साथ ललिता यदि क्षुब्ध है तो ये ललिता का दोष है। अब देख रही थी मेड और अपाला की तरह उसके भी आगे पीछे डोलते हैं। रात को मेडिकल शॉप से लौटकर नूतन के कमरे में घुसपैठ करते, बिस्तर में उसके समीप बैठ ललिता से कहते, ललिता मेरा खाना यहीं ले आओ, 1.5 सास के साथ टीवी देखते हुए खाऊंगा। और जब ललिता नूतन को थाम कर स्नान गृह की ओर ले जाती, स्वदेश आंगन में इस तरह प्रकट होते मानो प्रतीक्षा में थे। नूतन जी मदद करूं? ललिता है ना, स्वदेश जी आपको कष्ट नहीं दूंगी। नूतन असमंजस में। स्वदेश जी चेष्टा बढ़ाते रहे तो ललिता मुझे रफा दफा करने में वक्त न लगाएगी। सताने को मेड और अपाला काफ़ी हैं। नूतन तुम रास्ता नापो, ये ठौर छूट गई तो न स्वाभिमान बचेगा, न औकात, न ज़मीर। स्वदेश जी से कुछ कहना अशोभन होगा। ललिता से बात की। ललिता तुम तो जानती हो मुझे जल्दी सोने और जल्दी जागने की आदत है। स्कूल छूट गया, आदत नहीं छूटी। अच्छी आदत है नूतन, लेकिन हाँ, स्वदेश जी शॉप से देर से घर लौटते हैं, फिर मेरे कमरे में टीवी देखते हैं, मैं झपकने लगती हूँ। उन्हें भी एम्बेरसमेंट होती होगी। बैठक में रखा टीवी देखें, उन्हें सुविधा होगी, मैं अपने समय पर सो सकूँगी। थोड़ा अपनी तरह से स्वदेश जी को समझा देना। नूतन ने भरसक अपने स्वर को संभाल रखा था कि स्वदेश पर कोई आरोप सिद्ध नहीं कर रही है। निरंतर ललिता का चेहरा देख रही थी कि चेहरे में हस्तक्षेप के भाव दिखेंगे तो बात खत्म कर देगी, लेकिन ललिता के भाव ऐसे हो रहे थे मानो ऐसा कुछ सुनना चाहती है, ऐसा कुछ कहना चाहती है। नूतन, मैंने जब भी कहा मेड को दबी नज़र से देखना, मजाक करना अश्लील लगता है। आजकल महिलाएं बात बेबात थाने चली जाती हैं कि अमुक ने छेड़खानी की। स्वदेश की हाजिर जवाबी। ललिता तुम्हारा नज़रिया घटिया है। थोड़ा अपनापन दिखाकर मेड को खुश रखता हूँ कि काम न छोड़ दे। मैं, मनोजा और अपाला दिन भर मेडिकल शॉप में रहते हैं। मेड न रहेगी तो तुम गुड्डो अर्थात साल भर की पोती को संभालोगी या घर? और जब कहा तुम बाबूजी के बल्कि अम्मा के सामने भी मुझसे बात नहीं करते थे कि मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम बने अपाला की गोद से गुड्डो को जिस तरह बार बार लेते हो साफ लगता है। अपाला को छूने की कोशिश करते हो। अपाला क्या सोचती होगी? स्वदेश की हाजिर जवाबी। ललिता तुम्हारा नज़रिया घटिया है। हमारे बेटी नहीं है। मैं अपाला को बेटी की तरह मानता हूँ। बेटी और बेटी की तरह में अंतर है। सामाजिक रिश्तों में मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तुम आजकल ये क्या बकवास ले बैठती हो? और जब कहा नूतन के कमरे में बैठक क्यों जमाते हो? उसे एकांत में रहने की आदत है, हंसी ठट्ठा पसंद नहीं करती। स्वदेश की हाजिर जवाबी। मुझ पर शक, मेड पर शक, अपाला पर शक, अब नूतन जी पर शक। ललिता तुम्हारा नज़रिया घटिया है। ऐसे छिछोरे के लिए नूतन कह रही है, अपनी तरह से समझा देना। ललिता का स्वर बुझा हुआ है। समझा कर अब चुप हो गई हूँ नूतन। स्वदेश के व्यवहार से तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं शर्मिंदा हूँ। तुम्हें बुरा नहीं लगता? अब नहीं लगता। हनुमानगंज में जब सब इकट्ठा होते थे, जिया जी और छोटी के पति बैठक में बैठते थे। स्वदेश भीतर घुस महिलाओं के साथ महफिल लगा लेते थे। मैं स्वदेश को बैठक में बैठने के लिए बार बार कहती थी, लेकिन सब लोग, नूतन, तुम भी एक जैसी बात करती थी। ऐसे हंसमुख आदमी के साथ मैं खुश नहीं हूँ, ये मेरी बेवकूफ़ी है। अब समझ रही हूँ तुम चुप और परेशान क्यों रहने लगी हो। परिस्थिति ऐसी मिली। आज तक नहीं बताया कम दहेज के लिए सास और तीनों नंदों ने मुझे कितना प्रताड़ित किया। सास तो छुट्टा बोलती थी, बाप के पास दहेज देने को धन नहीं था तो लड़कियों को कुएं में फेंक देते, यानी सीधे सीधे मेरे मरने की कामना की जाती थी। एक बार मैं सास से लड़ पड़ी थी। तुम? नूतन, वो उपद्रव में याद करती हूँ तो आज भी मेरे दिमाग में सुइयाँ चुभने लगती हैं। किसी को नहीं बताया, आज तुम्हें बता रही हूँ। अम्मा बाबूजी को मेरी सास इतना श्राप देती थी, मैंने कह दिया मेरे माँ बाप को कोसो मत, जो कहना हो मुझे कहो। सास एकदम आपे से बाहर हो गई। स्वदेश ने मेरी पीठ पर इतने मुक्के मारे थे, मैं ठीक ठाक कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, माँ बाप के भरोसे हूँ। तुम नहीं सह सकती हो तो हनुमानगंज चली जाओ, नहीं जाना चाहती हो तो अब इसी वक्त अम्मा से माफ़ी मांगो।
नूतन आज ही बता रही हूँ, स्वदेश ने मेरी गर्दन पकड़कर मेरा सिर अम्मा के पैरों में झुका दिया था और उनके पैरों में मेरा माथा रगड़वाते रहे थे। अम्मा ने अपने पैर खींच लिए, वरना स्वदेश वहशी हो गए थे। बाद में जब मेडिकल शॉप डाली गई, मुझे सांस लेने का मौका मिला। दुकान चल निकली। आज शहर की सबसे अधिक भरोसेमंद दुकान मानी जाती है। भीड़ लगी रहती है, लेकिन पैसा क्या आया, मद आ गया। एक डिवोर्सी लेडी से संबंध रखने के कारण स्वदेश की बहुत बदनामी हो चुकी है। और भी संबंध हो तो मैं ब्यौरा नहीं जानती। बाकी तो तुम देख ही रही हो, खुशमिजाजी का टंका पीटते हुए मेरे सामने फ्लर्ट करते रहते हैं। गजब बात है नूतन, सबके सामने, खासकर पत्नी के सामने की जाने वाली चरित्रहीनता को लोग लाइन मारना नहीं मानते कि लाइन छिपकर मारी जाती है। और मुझ पर इल्ज़ाम ये कि मैं स्वदेश पर बेवजह शक करती हूँ। नूतन ने थरथरारी ललिता को देखा। 6 भाई बहनों में सर्वाधिक भौतिक उन्नति इसके घर में दिखती है। आज पहली बार पता चला इसका जीवन कैसा दबावपूर्ण रहा है। ललिता, यही दिखाने के लिए मुझे ले आई हो? लगा था तुम भी मुफ्त का मनोरंजन देखोगी, पर एक इस वजह से तुम्हें अकेले घिसटने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। सच कहूँ नूतन, मैं तुम्हारा सहारा देने के लिए नहीं, अपना अकेलापन कम करने के लिए लाई हूँ। पहले भी अकेलापन लगता था, पर जब से ये रंगीली बहू आ गई है, खुद को इतना अकेला और असहाय पाती हूँ जितना तुम खुद को न पाती होगी। मेडिकल शॉप में अपाला बैठे, ये कोई बात में बात है? स्वदेश से कहा तो कहे हैं, दुकान में काम बहुत बढ़ गया है, बाहरी आदमी रखूं, इससे अपाला बेहतर है। शादी से पहले नौकरी करती थी, घर में रहने की उसे आदत नहीं है। जब से शॉप में बैठने लगी है, बरकत हो रही है। वो दुकान को बरकत दे रही है और मैं इस उम्र में गुड्डों को पालूं। अपाला को कहो मेरी उम्र ऐसी नहीं है जब मैं दिन भर गुड्डों के पीछे भागूं। नहीं सुनती, समझ गई है स्वदेश मुझे महत्व नहीं देते हैं। स्वदेश के साथ ठहाके लगा अपना महत्व बढ़ा रही है। मनोजय कुछ नहीं कहता। स्वदेश की आशिक मिजाजी उससे छिपी नहीं है। स्वदेश वो खुलकर नहीं कह पाता कि उम्र हो रही है, पापा अब तो संयम में रहो। रात में उसके कमरे में आती आवाज़ 1-2 बार मैंने सुनी है। अपाला को मर्यादा बनाए रखने के लिए कह रहा था। ये बराबर से लड़ रही थी। आज के समय में कोई बहू ससुर की परछाई से दूर नहीं भागती। कैसे सहती हो ललिता? जैसे तमाम महिलाएं सहती हैं। आज भी हर घर में किसी न किसी पैमाने पर घरेलू हिंसा होती है। महिलाएं बाधाओं से घिरी हुई हैं। मैंने कई बार मरने का इरादा किया। सोचती थी कौन सा तरीका आसान होगा, फांसी लगाना, नदी तालाब में डूबना, आग लगाना, जहर खाना या नस काटना। नस काटना आसान लगता था। नूतन, डर तो नहीं रही हो? क्यों? एक साइको के सामने बैठी हो। पागल, तमाम लोग एक या एक से अधिक बार मरने का विचार करते हैं। मैंने भी किया, लेकिन ललिता मांगने से मौत नहीं मिलती। मृत्यु अपना दिन खुद तय करती है। शायद इसीलिए मैं आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं कर पाई। आत्महत्या से अच्छा होता हनुमानगंज आ जाती, भाई रहने देते। मैं थी ना, तुम्हारा खर्च उठा लेती। तुम दीप्ति और सिंपल के रहमो करम पर थी। अम्मा के बाद तो शरणार्थी हो गई। इस पैर के कारण तुम आ जाती तो 2 जून की रोटी के लिए उन कर्कशाओं का मुंह न देखना पड़ता। मैंने कहा था नी रिप्लेसमेंट करा लो, ज़रूरत भर को चल फिर लोगी। गलती की, तुम्हारे घर आकर दूसरी गलती की। पछता रही हो? नहीं, जानती थी तुमने इतनी परेशानी में समय बिताया है। अब जान रही हूँ स्वदेश जी के दिमाग में पेच ढीले हैं। यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम्हें देखकर लगता है कोई है जो मेरे फेवर की बात करता है, हर बात के लिए मुझे दोषी नहीं मानता। चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। कहाँ जाएंगे? हनुमानगंज का घर तो बिक गया। हनुमानगंज ही जाएंगे, जाना पहचाना है, प्रमाण वहीं रहता है। शायद कभी सुख दुख पूछ लेगा। किराए के मकान लेकर रहेंगे। तुम मेरा पैर बनना, मैं तुम्हारा गुजारा भत्ता। तुम्हें सहारा देने के लिए लाई हूँ, तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। मत बनो, तुम्हारे पास कुछ हो तो बांध लो, लगेगा अपना खा रही हो। वैसे मेरे पास बैंक में पर्याप्त पैसा और पेंशन है। मेरे पास सेविंग बैंक अकाउंट और गहने हैं। एटीएम कार्ड और गहने बांध लो। इस उम्र में एटीएम कार्ड और गहने लेकर भागूं? नस काटने से कम शर्मनाक होगा। हिम्मत नहीं कर पाऊंगी। कि स्वदेश जी को छोड़ने का इरादा नहीं है? अपनी साड़ियों को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। साड़ियाँ मैंने बड़े मन से खरीदी हैं। तुम सचमुच साइको हो। इतनी साड़ियाँ किस खुशी में खरीदती रहीं? साड़ियाँ खरीद कर खुशी मिलती है।
स्वदेश में एक गुण जरूर है, मुझसे पैसे का हिसाब नहीं मांगते पूछते। खेती बाड़ी का हिसाब भी मैं ही देखती हूँ। बंदे में कुछ तो नैतिक है। कभी नहीं कहा इतनी साड़ियाँ क्यों खरीदती हो। साड़ियों से बड़ा मोह है, गहनों के साथ साड़ियाँ भी बांध लो। इतनी साड़ियों के लिए कम से कम 5 बड़े बैग चाहिए। स्वदेश कहेंगे 5 भारी बैग लेकर कहाँ जा रही हो। उतनी लो जो एक बैग में समा जाएं। मैं नहीं चाहती मेरी साड़ियाँ अपाला पहने। अपनी दोनों अलमारियों को लॉक कर दूंगी। लॉक तोड़े बिना पहन नहीं पाएगी। मनोजय लॉक तोड़ने नहीं देगा। माया मोह छोड़ो और चलो। तुम तो सीरियस हो रही हो नूतन, सोचने दो। गांव में फसल तैयार है। रबी और खरीफ फसल की कटाई के समय मुझे माह पखवाड़े गांव में रहना पड़ता है। मैं भी तुम्हारे साथ गांव चलूँगी, वहाँ से हनुमानगंज। साथ चल सको तो ठीक, वरना मुझे हनुमानगंज पहुँचा देना। दीप्ति के दिए टुकड़े खाती रहूँगी। यहाँ पहले ही तमाशा हो रहा है। बिल्कुल नहीं चाहती मेरी वजह से तुम एक तमाशा और बनो। नूतन, ऐसी बात कर देती हो। तुम्हें दीप्ति के टुकड़ों पर जीवन बिताने के लिए नहीं छोड़ सकती। मुझे थोड़ा वक्त दो, सोचती हूँ कुछ। कार से दोनों को गांव पहुंचाकर लौटते हुए मनोजय को कल्पना नहीं थी कि माँ और मौसी घर नहीं लौटेंगी। नूतन मोबाइल पर अपनी पाठशाला के शिक्षक को किराए का मकान ढूंढने के लिए कहेगी। फसल का हिसाब किताब कर दोनों हनुमानगंज चली जाएंगी। नई स्थिति ने दोनों को अशांत अस्थिर किया, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को संभाल लिया। नूतन, कैसे रहेंगे? बेमकसद रहेंगे। मजाक मत करो। तुम प्रश्न मत करो। मुझे शांति अच्छी लग रही है। स्कूल में शोर था, घर में फसाद। ऐसा कभी नहीं हुआ जब कहीं से कोई आहट ना आती हो। ललिता ने नूतन को देखा। नूतन तसल्ली में है। इसकी तसल्ली के लिए यहाँ रहने का उपक्रम करना होगा। और मैं स्वदेश के खर्राटों में अपनी नींद जाया करती रही। यदि मैं खर्राटे लूँ, बुरा ना मानना। लेती हो खर्राटे? अरे, अपने खर्राटे कोई खुद सुन पाता है? नम्रता कहती थी। मेरे कर्म में तो खर्राटे ही बंधे हैं, हे राम, ललिता बोली। सबसे पहले मेरे सोने के लिए एक दीवान खरीदो। ना जमीन पर बैठ सकती हूँ, ना सो सकती हूँ। तुम बैठने और उठने में मदद करती हो। पैर ही तो मनुष्य को जमीन से जोड़ते हैं। इस पैर ने जमीन से मेरा नाता तोड़ दिया है। दीवान खरीदना ही पड़ेगा, वरना तुम्हें बिस्तर पर बैठाने और फिर उठाने में मेरा वजन काफ़ी कम हो जाएगा। पहले ही कनक छड़ी हूँ। मेरी कनीज बनकर रहो, वरना गुजारा भत्ता कैंसिल। नूतन खुद को सुदृढ़ कर चुकी है। ना उम्मीद, ना अपेक्षा, ना दायित्व, ना अधिकार, ना आशा, ना निराशा, ना भय, ना ग्लानि, ना क्रोध, ना परिताप। एक दूसरे की जरूरत बनकर रहना है। ललिता खुद को सुदृढ़ कर रही है। अब किसी का मूड नहीं भांपना, जी हुजूरी नहीं करनी, तनाव और दबाव में नहीं रहना, योजना बनाकर दिन नहीं बिताना, अतीत को याद नहीं करना, भविष्य नहीं सुधारना, आपातकाल की फिक्र नहीं करना। जो होगा उतना बुरा नहीं होगा जितना हो चुका है। एक दूसरे की ज़रूरत बनकर रहना है। घर को व्यवस्था देने जैसी गृहस्थी जुड़ गई। जीवन को व्यवस्था देने जैसी दिनचर्या बन गई। नूतन ने खुद को जमाने में निर्लिप्त कर लिया है। ललिता कथित परिवार से आई है। स्वदेश नफरत से याद आते, अपाला क्रोध से, मनोजय स्नेह से, गुड्डो वात्सल्य से। घर याद आता। घर को शून्य से शिखर तक खींच लाने में उसकी आयु व्यय हुई। अब अपाला आधिपत्य जमा रही होगी। बगीचे को हरा भरा बनाने में कौशल झोंक दिया। अब अपाला शीतल हो रही होगी। अलमारियों का लॉक यदि तोड़ लिया होगा तो साड़ियाँ पहन रही होगी। नूतन ने उसकी आकुलता भांप ली। घर की याद आती है ललिता। मनोजय की, मुझे एक्टिवा की। बाजार और बैंक के काम से तुम रिक्शे में जाती हो। एक्टिवा होती तो फटाटा मारते हुए जाती। यदि ठीक समझो तो मनोजय को कॉल करो कि एक्टिवा पहुंचा दे। हाँ, मनोजय मेरे लिए परेशान होगा। उसे देखने की इच्छा होती है नूतन, पर स्वदेश आकर हंगामा करने लगे तो मकान मालिकिन कान पकड़ कर निकाल देगी हम लोगों को। वैसे भी पूछती है, आप दोनों का और कोई नहीं है क्या? मनोजय को साफ कह देना, हमारा पता लापता रखेगा। मनोजय से बात होती रहे तो भरोसा बना रहेगा। आपदा विपदा में साथ देने वाला कोई है। एक्टिवा से 75 किलोमीटर की कुल दूरी तय कर मनोजय सचमुच आ पहुंचा। माँ बेटे कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। पिता और पत्नी के बीच पिस्ता बच्चा कुम्हला गया है। मनोजय ने देखा, बड़े घर की मालकिन 2 छोटे कमरों में रह रही है। ललिता ने घर का समाजशास्त्र न पूछिए कहा, बेटा दुबले हो गए हो।
मनोजय ने ललिता के घर छोड़ने पर हुए ध्वंस को न बता ये कहा, तुम भी माँ? गुड्डो कैसी है? तुम्हें मिस करती है। मैं भी तुम्हें मिस करती हूँ। जब मिलना चाहो कॉल करना, मैं आऊँगा। नूतन ने दोनों को भावुक देख प्रसंग बदल दिया। मनोजय, किसी ने पूछा एक्टिवा कहाँ ले जा रहे हो? कह दिया प्रमाण मामा ने मंगाई है, पहुँचाने जा रहा हूँ। व्हील चेयर कहाँ मिलेगी मनोजय? मिले तो खरीद लूँ। ललिता कहाँ तक मेरी ड्यूटी बजाए? पता करता हूँ मौसी। व्हील चेयर के कारण नूतन और ललिता को आसानी हो गई। मनोजय माह 2 माह में आ जाता, 2-4 दिन में कॉल कर लेता। ललिता उसके कॉल की प्रतीक्षा करती। इस बार उसके कॉल पर ललिता और नूतन चौंक गईं। माँ, सिंपल मामी का कॉल आया था। सिंपल का कॉल? सिंपल का नाम सुनते ही नूतन ने ललिता से सेल छीन लिया। सिंपल ने तुम्हें क्यों कॉल किया मनोजय? आपको पूछ रही थी मौसी। कोई प्रतिशोध अभी बाकी है क्या? आप कहाँ हैं जानने के लिए उन्होंने दीप्ति मामी को कॉल किया। दीप्ति मामी ने बताया आप हमारे साथ रहने लगी हैं। तब सिंपल मामी ने मुझे कॉल किया। अम्मा ने उसका घर फोड़ी नाम यूं ही नहीं रख लिया था। कह देना मेरी जासूसी ना करे। वे परेशान लग रही थीं। बोली मेरा फ्लैट बंद पड़ा है, यदि नूतन दीदी तैयार हों तो उनके साथ मैं फ्लैट में रहना चाहती हूँ। सिंपल एहसान ना करे, मैं और ललिता आराम से हैं। पुराने मोहल्ले के छोटे घर में आम परेशानियों से जूझती ललिता और नूतन को देखकर मनोजय बेचैन था। मामी के फ्लैट में रहें तो तरीके से जी सकती हैं। मौसी ने जिस तरह तेजी दिखाई है, संभव है सहमत ना हो, पर कोशिश करनी चाहिए। उसने सिंपल को उनका ठिकाना बता दिया। बनाने खाने, बल्कि बनाने से अधिक खाने और टप टप आंसू टपकाने में उस्ताद रही सिंपल ने पतिगृह का समीकरण समझने में भी तत्परता दिखाई थी। बाबूजी का टंटा खत्म था। डोकर अम्मा कितने दिन की मेहमान। ये पोलियोग्रस्त अनब्याही ननदिया जरूर जीवन भर गले पड़ी रहेगी। पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, जैसी स्थापित कहावत पर अमल कर सिंपल ठीक पहले दिन से निर्वाण पर एकाधिकार बनाने में दत्त हो गई। निर्वाण के दिल का रास्ता सचमुच पेट से होकर गया था। गदगद होकर कहता, जिसमें हाथ लगा दे स्वाद ला देती है। 4 वर्ष हो चले पर वो स्वाद ही बनाती रह गई। संतानवती न हो पाई। मेडिकल रिपोर्ट में निर्वाण साफ साफ कसूरवार। कसूर स्वीकारते हुए निर्वाण ने सिंपल को मूड में बैठने का खुला ऑफर दिया। ऑफर का भरपूर लाभ ले सिंपल ने झंझटें शुरू कर दी। सावधानी बरतते हुए निर्वाण के सम्मुख टप टप आंसू टपकाते हुए इस तरह प्रस्तुति देती जो सिद्ध करती वो अम्मा, खासकर नूतन को फूटी आंख नहीं सुहा रही है। संतानहीनता के लिए करुणा देते, पाक शास्त्र के लिए सराहते, टपकते आंसुओं से पसीजते हुए निर्वाण यदि सिंपल का अंध भक्त न बन जाता तो परख लेता नूतन सिंपल को फूटी आंख नहीं सुहा रही है। निर्वाण ने अपने विवेक को तेजी से जागृत किया। नूतन को ढोना वस्तुतः अपने जीवन को नरक बनाना है। एक्टिवा से जैसे तैसे शाला चली जाती है, बाकी गजब का एहतियात बरतते हुए दीवार का सहारा लेकर चरण रखती है कि घुटने पर अधिक जोर ना पड़े। अम्मा ने अलग सिर चढ़ा रखा है, बिस्तर पर थाली पहुंचाती हैं। आदत खराब कर अम्मा कूच कर जाएंगी, ये जमी रहेगी पीपल की तरह छाती पर। अच्छी योजना बनाते हुए निर्वाण ने निर्माण काल में नीलांबर सिटी में फ्लैट बुक कर लिया। स्वामित्व मिलते ही सपत्नीक रुखसत होते हुए अम्मा को साफ तौर पर आरोपी बना गया। अम्मा, सिंपल घर फोड़नी है तो अलग हो जाता हूँ, बचा लो अपना घर। सदमा खाई अम्मा कह ना पाई, सुकुमारी जब से ड्योढ़ी चढ़ी हैं पैतरेबाजी दिखा रही हैं, हम आरोपी कैसे हो गए? नूतन उच्चाटन में, बाबूजी मुझे किसी काने खोरे कुबड़े से ब्याह देते तो घर न टूटता। प्रमाण ने प्रकरण को धोखाधड़ी माना। जिम्मेदारी से बच निकलने की निर्वाण की चाल है। दीप्ति मंगल मनाती हुई, निर्वाण का कमरा युवा हो रही सौम्यता और नम्रता के लिए उपयुक्त है। अम्मा के कमरे में सोने वाली सौम्यता अम्मा के खर्राटों से अनिद्रा की रोगी बन रही है। सुबह 7 बजे शाला पहुंचने के लिए 5 बजे से सजती नूतन नम्रता को अनिद्रा का रोगी बना रही है। दीप्ति बिल्कुल नहीं जानना चाहती थी सौम्यता के कारण अम्मा और नम्रता के कारण नूतन को क्या अड़चन होती है। सौम्यता और नम्रता निर्वाण के कमरे में आज़ादी महसूस कर रही थीं। नूतन को दिनों बाद अपने कमरे में अपना आधिपत्य महसूस हुआ। उधर नीलांबर सिटी पहुंचकर सिंपल को लगा उसने वो आज़ादी हासिल कर ली है जो मायके में प्राप्त थी। अम्मा के पंच तत्व में विलीन होने को उसने मुक्ति पर्व की तरह देखा था।
ख्यालों में भी नहीं था कि अम्मा की बरसी होते ना होते निर्वाण सड़क दुर्घटना में चल बसेगा। सिंपल के गिर्द स्याह अंधेरे, संतान नहीं, पति नहीं, पुश्तैनी मकान में जाती है तो फिर वही दास्तान। वो बनाएगी, नूतन दीदी हपक लेंगी। मायके में अच्छे दिन बिताए हैं, पराई हो जाने पर भी उम्मीद जुड़ी हुई है। फ्लैट बंद कर सिंपल मायके आ गई। मायके में वही समीकरण जो ससुराल में। वहाँ प्रमाण और निर्वाण सर्वे सर्वा थे, यहाँ भाई। वहाँ उसकी और दीप्ति की तूती बोलती थी, यहाँ भाभी की। यहाँ माँ वैसी ही मजबूर जैसी वहाँ अम्मा। वहाँ अम्मा ने नूतन को सिर चढ़ा रखा था या नहीं चढ़ा रखा था। यहाँ 3 बेटियों के बीच इकलौते पूत को पापा और प्रमुखता माँ ने जन्म से ऐसा सिर चढ़ा रखा है कि हरदम मोर्चा खोले रहता है। वहाँ सौम्यता और नम्रता उसके साथ महफिल सजाती थीं। यहाँ भाभी अपने तीनों बच्चों को उसके पास नहीं फटकने देती हैं कि निसंतान की छाया पड़ने से बच्चों का मंगल होगा। वहाँ नूतन को 2 जून का खाना देने में से उदासी आती थी। यहाँ चालबाज भाभी ने रसोई में झांक रखा है। सिंपल दीदी, आपके भाई कहते हैं आप अच्छा खाना बनाती हैं, वे मेरा बनाया गोबर नहीं खाएंगे। वहाँ प्रमाण और निर्वाण नूतन के वेतन पर नज़र गड़ाए रहते थे। यहाँ पैसा निकाला तो भाई खुश, वरना संगीन तान लेता है। काफ़ी समय तक सिंपल ने रसोई में हुनर दिखाया, पैसा लुटाया। आखिर समझ गई भाई कंगाल करके विश्राम पाएगा। लाचारी ये हनुमानगंज के कारण अकारण ताल ठोक कर लड़ती रही, यहाँ लड़ने का साहस न कर पाती। कभी किया तो भाभी की गिरी हरकत। ससुराल में निभाते ना बना, यहाँ कैसे बनेगा? ज़रूरत है इसलिए मांग रहे हैं, इतने पैसे का क्या करोगी सिंपल दीदी, लड़के बच्चे हैं नहीं। सिंपल को नूतन बहुत याद आई। यहाँ वो उतनी ही अकेली है जितनी वहाँ नूतन दीदी थी। उसके दोनों पैर सलामत हैं, पर स्थिति नूतन दीदी से अलग नहीं है। अब भी यहाँ रही तो भाई फ्लैट भी हड़प लेगा। दीप्ति को कॉल किया, मालूम हुआ नूतन ललिता के साथ रहती है। ललिता को कॉल करने का साहस ना हुआ। मनोजय को कॉल किया, मालूम हुआ नूतन और ललिता अलग रहती हैं। सिंपल शर्मिंदा हुई और मंतव्य कहा, वो अपने फ्लैट में दोनों दीदी के साथ रहना चाहती है। ललिता की तरह सिंपल ने भी नहीं सोचा था कि नूतन को सहारा नहीं देंगी, वरन उसका सहारा लेगी। सिंपल ने किराए का छोटा सा घर ढूंढ लिया। चेहरा ऐसा हो रहा था मानो बुद्धि कहीं गुमा आई है। साथ लाए 3-4 बैग दर्शाते थे वापस जाने के लिए नहीं आई है। प्रथम दृष्टया नूतन और ललिता क्षुब्ध हुई। मनोजय ने पता लापता नहीं रहने दिया। सॉरी नूतन दीदी। आंसू टपकाने में उस्ताद सिंपल के आंसू प्रवाहमान होने लगे। आंसू देखकर नूतन की क्षुब्धता क्षीण हो गई। सिंपल, तुम अब भी उतना रोती हो? सॉरी नूतन दीदी। सिंपल की दीन अवस्था का मनोजय ने संकेत दिया था। नूतन ने तभी खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। सिंपल यदि मदद चाहती है तो अधिक सवाल जवाब नहीं करेगी। सिंपल इस वक्त इतनी दीन लग रही है कि लगता नहीं कि वही सिंपल है जो हर किसी की बात इस तरह काटती थी कि प्रतिस्पर्धा दिखाई दे। सॉरी पहले बोल देती तो ठीक रहता ना। यही होता है, जब बात काबू से निकल जाती है सॉरी बोलने की याद आती है। सॉरी दीदी। रोकर नहीं, खुश होकर रहना चाहो तो घर छोटा है पर तुम्हारे लिए जगह बन जाएगी। ललिता खदबदा रही थी, लेकिन देखना चाहती थी प्रहसन किस अंजाम पर पहुंचता है। रहने आई हूँ, नीलांबर सिटी में रहेंगे। नूतन इस तरह उद्धत हो उठी जैसे प्रस्ताव की प्रतीक्षा में दिन बिता रही थी। फ्लैट में रखना चाहती हो? तब तो हम दोनों दौड़ कर चलेंगे। किराए के पैसे बचेंगे, मकान मालकिन की जासूसी से प्राण छूटेंगे। बंद जगह में दम घुटता है, खुली जगह में रहना चाहती हूँ। सच कहूँ तो अपने घर का आंगन इन दिनों बहुत याद आता है। नूतन आडंबर फैला रही है। ललिता ने दखल दिया। नूतन, तुम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती हो। मेरे इतना हाड़ मांस नहीं है जो तुम्हें सहारा देकर चढ़ाती उतारती रहूँगी। सिंपल ललिता की स्तुति पे उतारू। ललिता दीदी, अब लिफ्ट बन गई है। ललिता नूतन को संकेत देना चाहती थी, ये वही सिंपल है जिसे तुम फूटी आंख नहीं सुहाती थी। बोली, नूतन तुम्हारे स्वाभिमान को क्या हो गया है? नूतन आहत करने जैसा कोई तथ्य याद नहीं रखना चाहती। ललिता, स्वाभिमान न रहेगा तो हम बाकी बची जिंदगी का फलूदा करने से बच सकते हैं। सिंपल शर्म और पश्चाताप से तब तक रोती रही जब तक ललिता अग्रसर न हो गई। चुप हो जाओ सिंपल, नूतन ने क्लीन चिट दे दी है। अब न हम तुम्हारी नंदे हैं न तुम हमारी छोटी भाभी। रिश्ते दर्द देते हैं। हम 3 स्त्रियां हैं जिन्हें एक दूसरे का सहारा लेना है। नूतन ने ललिता की हथेली दबाई।
आ गई लाइन पर। हम ना स्वाभिमान की बात करेंगे ना औकात की। काफ़ी लड़ाई औकात के कारण होती है। नीलांबर सिटी की बिल्डिंग नंबर 1 का फ्लैट नंबर 12 है। बुरे दिन बिताकर आई सिंपल इतनी चुप रहती थी जैसे फ्लैट की मालकिन नहीं है। नूतन समरसता देती। अच्छा लग रहा है सिंपल? अचानक कोई मेहमान नहीं आएगा सोचकर अच्छा लग रहा है। वहाँ कभी भाभी के मायके वाले, कभी बहनों के ससुराल वाले, कभी पापा के गांव वाले पहुँचते रहते थे। मैं तो रसोई में झोंक दी जाती थी और जिसके वाले आते थे वे उन्हें एंटरटेन कर रही हैं। ललिता ने अनुमोदन किया। यही झंझट करते मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, फिर भी यश नहीं मिला। नूतन बोली, दुखी बताना है तो तबीयत हल्कान करके नहीं, चपल होकर बताओ, सुनने में कुछ मजा आए। सिंपल सचेत हो गई। ठीक बात नूतन दीदी, अब हम लोग दिमाग पच्ची नहीं करेंगे, खुश रहेंगे। सोचती हूँ खुश रहने की शुरुआत आलू पराठा बनाकर करूँ। आलू पराठा और दही मेरी कमजोरी है, देखिए ना मोटाती जा रही हूँ। आपदा विपदा के बावजूद सिंपल का बनाने खाने का शौक नहीं गया है। ललिता ने सिंपल को संबल दिया। सिंपल तुम मोटापे में सुंदर लगती हो, पतली हो जाओगी तो कम सुंदर लगोगी। तीनों स्त्रियों ने मिलकर अपना संसार खड़ा कर लिया। दिनचर्या में ऐसी नियमितता है कि हर काम ठीक वक्त पर ठीक तरह होता है। सिंपल रसोई संभालती है, ललिता दीगर काम। नूतन मुखिया बनी टीवी देखती है अथवा अखबार बाँचती है। अखबार बाँचते हुए नज़र एक खबर पर पड़ी। सिंपल और ललिता को पुकारा। पुकार में चौंक भरी थी। दोनों काम रोककर नूतन के अगल बगल बैठ गईं। सुनो तुम दोनों, डरावनी खबर है, पड़ोसियों पर नज़र रखें। हो सकता है कोई आतंकवादी, अपराधी, शातिर, लुटेरा आपके पड़ोस में रहता हो और आपको मालूम ना हो। आजकल आतंकवादी वारदातों में महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंपल के चेहरे पर सफ़ेदी। नूतन दीदी, सोसाइटी वाले हमारी हिस्ट्री जानना चाहते हैं। यदि ये खबर पढ़ेंगे हमें आतंकवादी मानेंगे। ललिता ने खंडन किया। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी सामान भी ठीक से नहीं है, हम आतंकवादी नहीं लगते। नूतन ने डरा दिया। बिना मर्दों वाला घर है, संदेह बनता है जी। ललिता ने नूतन को घेरा। तुम्हें क्यों लगता है संदेह बनना चाहिए? मुझे बरगला कर घर द्वार छुड़वाया, सिंपल भी लपेटे में आ गई, अब तुम डरा रही हो नूतन। नूतन ने निर्बाध कहा। ये खबर बड़े मौके पर छपी है ललिता। हम बेमकसद बेफिक्र होकर जी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोचना चाहिए। खबर पढ़कर मुझे चिंता होने लगी है। हम दोनों की उम्र हो रही है, लेकिन सिंपल छोटी है। हमारा राम नाम सत्य हो गया तो ये बेचारी अकेली हो जाएगी। फ्लैट प्रमाण हड़प लेगा या इसका भाई। सिंपल के उधर में खलबली मची। काले चोर को दे दूंगी, पर इन दोनों से तौबा। ये लोग कब पूछने आए हम लोग जिंदा हैं या मर गए? ललिता ने कारण कहा। पता मालूम हो तो पूछने आए? मालूम है ललिता दीदी, कुछ दिन हुए मैं एटीएम से पैसे निकाल रही थी, वहीं प्रमाण दादा और नम्रता मिल गए। दादा कुछ ना बोले, पर नम्रता ने पूछा था, चाची नीलांबर सिटी में रहने लगी हो? मैं नहीं बताना चाहती थी, पर बता दिया। दादा ने दिद्दा को बताया होगा, तभी ना दिद्दा ने निमंत्रण पत्र हमारे पते पर भेजा। और दीदी, मेरे भाई का नाम ना लो। आप दोनों की नज़र बचाकर मैं कभी कभी माँ से बात करती हूँ, वे मेरे लिए परेशान रहती हैं। मुझे बताना पड़ता है मैं आप लोगों के साथ हूँ, खुश हूँ। भाई जानता है मैं यहाँ रहती हूँ, कभी झांकने नहीं आया। नूतन सिंपल की बेचारगी को समझ रही है। कुछ सोचना होगा सिंपल, आज मैं सचमुच चिंतित हूँ। जो होगा देखा जाएगा, अभी मरने की बात मत करो नूतन दीदी, आप दोनों के बिना रहने का ख्याल डराता है। ललिता ने गंभीरता कम की। अमर होने की वटी कहीं मिले तो मैं और नूतन तुम्हारे लिए खा लें। सिंपल के चेहरे में खिंचाव बना रहा। ललिता दीदी, मौत से उम्र का क्या संबंध? क्या पता मैं ही पहले हलाल हो जाऊं। नूतन बोली, पहले मरने की होड़ हम बेकार कर रहे हैं। खबर सुनाकर मैंने तुम दोनों, खासकर सिंपल, तुम्हारी हालत बिगाड़ दी। नूतन दीदी, आपने तो सतर्क किया है। हम मरने का ना भी सोचें, पर फ्लैट के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। मैं अपना फ्लैट मनोजय के नाम करूंगी, इस बार आएगा तो उससे बात करना है। ललिता ने आवेश दिखाया। मनोजय के नाम नहीं, मनोजय से मुझे बैर नहीं है, पर मैं बिल्कुल नहीं चाहती स्वदेश और अपाला को किसी तरह का फ़ायदा मिले। यदि दादा या भाई ने कब्जा जमा लिया तो मेरी आत्मा जार जार रोएगी। नूतन ने माना खबर का बुरा असर हुआ है, असर को कम करने की कोशिश की। मैं फिर कहूँगी, मेरा पैर वरदान है, इसके कारण मैं परिवार जैसे पचड़े से बची हूँ। ललिता, तुम्हें स्वदेश से खतरा है, सिंपल तुम्हें भाई से।
अरे यार, आत्मा होती होगी तब न रोएगी। आज ही तो हम तीनों सामूहिक रूप से मर नहीं जा रहे हैं, सोचते हैं रास्ता निकलेगा। तीनों दोपहर का खाना खाकर सुस्ता रही थीं, तभी नूतन के फ़ोन पर दिद्दा का कॉल आ गया। पूछ रही थी निमंत्रण पत्र कुरियर से भेजा था, मिला कि नहीं। तीनों को आना है, अकेले आने में अड़चन हो तो मनोजय को कह दो तुम्हारी तरफ से होता हुआ आए, उसके साथ आ जाना। आम तौर पर मनोजय का ही कॉल आता है। दिद्दा के कॉल ने हतप्रभ किया। ललिता भड़क गई। नूतन, तुम्हें दिद्दा रखने को तैयार न हुई, अब काहे संबंध जोड़ रही हैं। नूतन परमहंस जैसे भाव में बोली, सभी भाई बहनों के परिवार जमा होंगे, हम लोगों का खूब चर्चा होगा। हम 3 महिलाओं ने मिलकर कुल बोर दिया। सिंपल ने टिप्पणी की, परिवार में थोड़ा मान सम्मान मिल जाता तो न बोलते। ललिता बोली, कभी मनोजय आएगा तो पूछूंगी दिद्दा के घर में हम लोगों को कितनी गालियाँ पड़ी। नूतन लोकाचार कभी नहीं भूलती। ललिता, मनोजय को कह देना हमारी तरफ से 2100 रुपये व्यवहार में दे देगा। जब यहाँ आएगा हम उसके पैसे लौटा देंगे। आयोजन संपन्न हो गया। ललिता को उम्मीद थी आयोजन से लौटकर मनोजय नीलांबर सिटी आएगा। नहीं आया। क्यों नहीं आया? दिद्दा के फनफनाते कॉल से जाहिर हुआ। दिद्दा गर्म तेल में पड़ती पानी की बूंदों की तरह छनक रही थी। नूतन ने कहा, दिद्दा हम लोग ना आ सके। कुछ क्षण दिद्दा की तेज सांसें सुनाई दी। मेहरबानी की जो ना आ सकें। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? मुझे नहीं मालूम था इतना तमाशा होगा। मेरे ससुराल वाले जान लेंगे मेरे मायके वाले कितने असामाजिक हैं। क्या हुआ? तुम तीनों आवारा हो गई हो। स्वदेश और प्रमाण ने रंग में भंग कर दिया। स्वदेश जी तो हर कहीं हर दिल अजीज बने रहते हैं, खाक बने रहते हैं। प्रमाण को देखते तमतमा गए। बोले, मनोजय से एक्टिवा मंगा ली। नूतन जी की जरा फिक्र नहीं है। प्रमाण को तो जानती हो, भांग खाए हो ऐसा व्यवहार करता है। बोला, मनोजय से पूछिए एक्टिवा किसे दे आया। नूतन दीदी की फिक्र क्यों करते हैं? नीलांबर सिटी में सिंपल और ललिता दीदी के साथ फरारी काट रही हैं। ओह गॉड। स्वदेश बम के, तुम्हें बताने आई थी हम कहाँ फरारी काट रहे हैं। प्रमाण भड़क गया। दिद्दा से पूछिए। दिद्दा ने बड़े आदर से तीनों को न्योता है। स्वदेश को तो हर कहीं बाजी मारने की आदत है। प्रमाण तौहीन किए दे रहा था। बोले, सबको जानकारी है, एक मुझे ही नहीं है। ओह गॉड। अरे स्वदेश ने भरे समाज में मनोजय का पानी उतार दिया। बोले, मनोजय, मुझे लगता है तुम्हारी मदद से ललिता फरार हुई है। इतने बड़े जासूस हो तुम। एक्टिवा दे आए, मुझे हवा न लगने दी। बड़ा गुड़ गाते हो जब से माँ गई है, घर काटने को दौड़ता है। कभी तुम्हें याद करती है? मनोजय को हम लोगों के कारण जलील होना पड़ा। बेचारे का मुंह फक हो गया था। बोला, एक मुझे ही तो याद करती है, जब बुलाती है मिल आता हूँ। स्वदेश का चेहरा देखने जैसा हो गया। बोले, हनुमान की तरह उड़कर जाते हो कि कब गए कब आए पता ही नहीं चलता। फिर बोला, हनुमानगंज कुल 75 किलोमीटर दूर है। सुबह बस पकड़ता हूँ, रात तक लौट आता हूँ। मैंने कहा भी यहाँ लोग हैं, आपसी मामला है, बाद में सुलझाना। नहीं माने। इतनी किरकिरी हुई। हम लोगों के कारण किरकिरी हुई दिद्दा, माफ़ करना। सोच लो आगे तुम लोगों को क्या करना है। स्वदेश ने मनोजय को कहा है ललिता का शौक पूरा हो गया हो तो घर ले आओ। ललिता की इतनी याद सताने लगी। मुझे लगता है जब से ललिता ने घर छोड़ा है स्वदेश मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। ललिता के कारण मुंह दिखाने लायक बने हुए थे, फिर भी उसकी कदर नहीं की। जो हुआ मैंने बता दिया, देख लो कैसे क्या करना है। दिद्दा बोली। घर में सन्नाटा। तीनों स्तब्ध। दिल तोड़ने वाली बातों का असर नूतन के हाव भाव में स्पष्ट था। ललिता, मैं और सिंपल इतने मजबूर नहीं हैं कि जोर मार कर हमें कोई ले जा सकता है। तुम्हारी फिक्र हो रही है। यदि मनोजय तुम्हें ले गया, हम दोनों तुम्हें बहुत याद करेंगे। मौका ही नहीं दूंगी, तुम्हारी छाती में मूंग दलूंगी। इस बार मनोजय बस से नहीं कार से आया। स्पष्ट था ललिता को ले जाने जैसी बाध्यता में आया है। चेहरा अब भी फक। दिद्दा के आयोजन में कितना रहा होगा। मुस्कुराता हुआ आता था, आज खामोश पदचाप से आया है। ललिता और मनोजय कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। यदि मनोजय ने चलने का दबाव बनाया तो मुश्किल होगी। यदि माँ चलना ना चाहें तो दबाव बना कर ले जाना सही नहीं होगा। नूतन समझ रही थी ललिता भावुक है, मनोजय दबाव में है। सिंपल से बोली, ललिता पता नहीं क्यों चेहरा लटकाए हुए है। सिंपल, मनोजय को कुछ खिलाओ पिलाओ। मनोजय ने माहौल बनाने की चेष्टा की।
हाँ मामी, आपका आलू का पराठा और दही खाने के लिए इतनी दूर से आया हूँ। वही बनाया है मैंने। भूख से अधिक खाऊंगा लेकिन। सबकी थाली लगा लाती हूँ। खाना खाते हुए मनोजा ने ललिता को गौर से देखा। माँ, किस फिक्र में डूबी हो? दिद्दा ने बताया व्रत बंध में रंग भंग हो गया था। बता दिया? दिद्दा मौसी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। मुझे लेने आए हो? पापा ने बुलाया है आपको। नूतन को अकेले छोड़ना होता तो मैं घर ना छोड़ती। अब तो सिंपल के लिए भी सोचना पड़ता है बेटा। नूतन और सिंपल ने हठात ललिता को देखा, जैसे चाहती थी ललिता ऐसा कुछ कहे, लेकिन सोचती थी नहीं कहेगी, मुंह में ना आ जाए। अतः नूतन ने प्रसंग बदल दिया। मनोजय, तुम्हें कुछ काम सौंपने हैं। हाँ बताइए मौसी। हम लोग ट्रस्ट बनाना चाहते हैं। ट्रस्टी तुम्हें बनना है। हम तीनों के न रहने पर फ्लैट में निराश्रित वृद्धों को रखना है। हम तीनों का जो भी पैसा गहना है उसके ब्याज से वृद्धाश्रय का खर्चा चलेगा। मौसी ने अचानक। सिंपल ने स्पष्ट किया। अखबार में छपी एक खबर पढ़कर हम लोगों ने प्रारूप तैयार किया है। ऐसी क्या खबर थी मामी? डरावनी खबर है कि पड़ोसियों पर नज़र रखें। हो सकता है कोई आतंकवादी, अपराधी, शातिर आपके पड़ोस में रहता हो और आप ना जानते हो। आजकल अपराध के लिए महिलाओं का इस्तेमाल खूब हो रहा है। मनोज, हम तीनों अकेले रहते हैं, इसलिए सोसाइटी वाले हमारी हिस्ट्री जानने के लिए बेताब हैं। डर लगता है कोई परेशानी ना आ जाए। किसी ने कुछ कहा मामी? मैं बात करूं? नूतन ने ध्येय बताया। किसी ने कुछ नहीं कहा। हम लोग कुछ सोच रहे हैं। हम तीनों एक दूसरे का सहारा बन गए। बहुत से लोग हैं जिन्हें सहारा कहीं से नहीं मिलता। ऐसे लोग इस फ्लैट में रहें तो एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। मौसी, आप लोग अचानक क्या सोचने लगीं? उत्तर ललिता ने दिया। मनोजय, ललिता का दिमाग बड़ा सक्रिय है। आगे का सोचती हैं, अच्छा सोचती हैं। दिनों बाद नूतन के चेहरे में कुछ भाव उदित हुए, जैसे चर अचर सभी को समान रूप से करुणा देना चाहती है। मनोजय, हम नहीं जानते हम तीनों में कौन पहले राम को प्यारा होगा, कौन बाद में। बेटा, जो अंत में बचा रहे उसकी खैर खबर लेते रहना। हो सके तो शव दाह गृह में हमारा अंतिम संस्कार करा देना। हम लावारिस न समझे जाएं। फिर यहाँ वृद्धाश्रय शुरू करना। मनोजय विगलित होने लगा। अलग अलग कारणों से अपने परिवारों से त्याग आईं ये तीन स्त्रियां एक दूसरे का मजबूत संबल हैं, पर अब खुद को असुरक्षित पा रही हैं। संपत्ति और दाह संस्कार जैसी फिक्र सताने लगी है। बोला, मौसी, मैं हूँ ना, मेरे लिए तो आप तीनों मिसाल बन गई हैं। ललिता के स्वर में कातरता। बेटा, मिसाल बनने लायक होते तो परिवार में महत्व नहीं मिलता। मनोज ने ललिता को कंधे से थाम लिया। माँ, ये तुम्हारी नहीं उनकी कमी है जो महत्व न समझ सके। चलते समय मनोज ने फिर पूछा, चलोगी माँ? बगावत कर आई, पलायन नहीं करूँगी। ललिता को न देख स्वदेश को भड़कना ही था। तुम्हारी माँ नहीं आई? नहीं। कहा नहीं अपाला को दिक्कत होती है? अपाला घर में रहे, दिक्कत नहीं होगी। मेडिकल शॉप में उसका कोई काम नहीं है। ललिता ने आने से साफ मना किया। और क्या करती? पापा, कोई स्त्री यूं ही अपना घर नहीं छोड़ती। घर घर ना रह जाए तब छोड़ती है। मैंने माँ के चेहरे में जो सुकून देखा है पहले नहीं देखा। यहाँ लाकर मैं उनका सुकून नहीं छीन सकता। मेरी जो चारों तरफ तौहीन हो रही है, माँ के कारण नहीं, आपके कारण। माँ, बल्कि मामी मौसी जिस साहस से रह रही हैं मुझे मिसाल की तरह लगती हैं। स्वदेश को निर्वाक छोड़ मनोजय आंगन में आ गया। बेसिन का नल खोल मुँह धोने लगा। ललिता के चेहरे का सुकून वो अपने भीतर उतरते पा रहा था। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई एक बेहद उम्दा कहानी आप अपने आप में अनुपम और अद्भुत हैं। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।